नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जड़ता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतोरिया। हर वक्त चुनावी मोड में चलने वाले भारत देश में फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन अब एक रिवाज बन चुका है। दक्षिण भारत में कुमारस्वामी, कामराज, सीएन अन्नादुरई और जयललिता से लेकर तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने हर चुनाव में फ्रीबीज को हथियार बनाया और ये चलन दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आ गया है। और आज कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत सभी सियासी दलों ने फ्रीबीज को अपनी यूएसपी बना लिया है। सबने सत्ता की चाह में जनता को लुभाने के लिए मुफ्त के लोक लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है। कहीं मुफ्त की बिजली, कहीं पानी, कहीं गैस है तो कहीं लाडली बहना, तो कहीं पर लैपटॉप और खातों में पैसा डालने के वादों के दम पर सियासी दल सरकार बनाने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर जन कल्याण है या फिर देश का दिवाला। सवाल तो यह भी है कि जनता के टैक्स के पैसों को अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मुफ्त वाली योजनाओं पर खर्च करना कितना जायज है और मुफ्त की चुनावी सौगातों से आखिर किसका विकास हो रहा है। यह मुद्दा इतना गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों का वादा करने के चलन के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस याचिका में कहा गया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बेलगाम वादे सरकारी राजकोष पर बेहिसाब वित्तीय बोझ डालते हैं। ऐसे में आज चर्चा वादों का बढ़ता बोझ इसी मुद्दे पर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की सौगातों के चलन पर रोक लगाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले जनता को प्रलोभन देने के वादों के खिलाफ घोषणा की झड़ी लगा दी गई है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। वादों का बेहिसाब बढ़ता बोझ, मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर कब लगेगी रोक? जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है। दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के रिवाज को लेकर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेंगलुरु के रहने वाले शशांक J श्रीधारा की याचिका पर भारत सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कहा गया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बेलगाम वादे सरकारी राजकोष पर बड़ा और बेहिसाबी वित्तीय बोझ डालते हैं। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि चुनाव पूर्व किए वादे पूरे किए जाएं। हालांकि तमाम कवायदों के बावजूद चुनाव के दौरान मुफ्त की सौगातों और घोषणाओं की झड़ी लगाने का दौर बदस्तूर जारी है। एक तरफ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को जवाब तलब किया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा यानी DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी यानी 46% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको DA मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका DA बढ़ा रहे हैं, 50% उनको DA मिलेगा। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की घोषणा को चुनावी प्रलोभन करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों का DA बढ़ाया गया है। अभी अब सामने यहाँ का रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है,
नगरीय निकायों के चुनाव है, पंचायतों चुनाव है, शायद उसको पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय और इस उपचुनाव को देखते हुए ही सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये अभी इसकी घोषणा किया है उन्होंने। कुल मिलाकर हर समय चुनावी मोड में चलने वाले भारत में तमाम प्रयासों और कवायदों के बावजूद चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी के रिवाज पर कैसे लगेगा विराम। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि सक्सेना जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं भोपाल से। रवि सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अपूर्व मिश्रा जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आप नेता और दिल्ली से, और तनु दीक्षित जो कि एडवोकेट हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और केशव साइनी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक पार्टियों, क्योंकि मुझे मालूम है कि वरिष्ठ पत्रकार और जो एडवोकेट साहब हैं उनसे अलग पूछूंगा, लेकिन जो पार्टियां हैं जो कि फ्री की रेवड़ी बांटने के किसी का अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, कि सर आप इस फ्री की रेवड़ी को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इस पर? फ्री की रेवड़ी आप लोगों की, आप पार्टियों की, में इसे क्या परिभाषा दी जाए, क्या होती है ये फ्री रेवड़ियां? जी नमस्कार। जी सुनील जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फ्री की जो रेवड़ियों का जो कल्चर चला है देश के अंदर में, और चुनाव को प्रभावित करने के विषय में लगातार न्यायालय में ये सारे मामले जाते भी रहे हैं। 2013 में एक मामला सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य, ये एक बड़ा मामला आया था और उस पर बहुत सारी बातें हुई थी। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत बातचीत हुई थी, और उसमें लेकर के कि भाई ये फ्रीबीज या जो देते हैं, तो इसमें स्पष्ट है कि देखिए, राजनीतिक दल के नाते हमारा सरकारों का काम ये होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है देश के अंदर में, उस अवधारणा को पूर्ण किया जाए और जनता का हित अधिक से अधिक कैसे हो। और भारत के संविधान में भी ऐसे प्रावधान है, अनुच्छेद 282 यदि देखते हैं तो सार्वजनिक उद्देश्य से जो अनुदान है वो दिया जा सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 41 में भी देखेंगे तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर कुछ विशेष मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान कर सकता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार भी काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 100% संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर ही काम करती है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उनको भरोसा होता नहीं है। यदि चुनाव निरस्त भी हो जाता है तो देश में आपातकाल लगा दिया जाता है और पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो यह ऐसा भी विषय है। लेकिन चुनाव के पूर्व अनाप शनाप भी वादे किए जाते हैं, और उसको ठीक करने के लिए यदि न्यायालय सोच भी रहा है तो निश्चित रूप से न्यायालय का जो निर्णय आएगा या न्यायालय के जो निर्देश आएंगे उसका पूरा देश सम्मान करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो सुनील जी, ये अनाप शनाप वादे क्या होते हैं? ऐसा दल है जो कोर्ट के निर्णय का 100% सम्मान करती है। अनाप शनाप बहुत सारे वादे होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं चांदी की सड़क बना दूंगा, सोने की सड़क बना दूंगा। तो ये अनाप शनाप बात ही होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिवंगत है इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मतलब ये क्या है? कल को नौबत आई तो आप राजनीतिक पार्टियां ये भी करने से गुरेज करोगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पहले कहा कि अनाप शनाप कार्य करना हमारा नहीं है। हमने कहा था, हाँ, जी, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करती है। हमने महतारी वंदन महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह छत्तीसगढ़ में देने का वादा किया था। हमने जो है उन वादों को पूरा किया है, योजना बना करके कि जो लोग हैं, और उसमें देखेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और बहुत सारी चीजें, उन सारे लोगों को एक योजना बना करके। उसी प्रकार आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो किसानों के विषय में जो है यहाँ पर निश्चित रूप से सबसे मैं एक बार राय ले लेता हूँ। मैं सवाल आपसे बाद में करूंगा। मैं तो राय लेना चाह रहा था आपसे कि इस पे आपकी क्या पार्टी राय रखती है। रवि सक्सेना जी, यही सवाल आपसे कि जो फ्री की रेवड़ी है, जैसे उन्होंने कहा कुछ अनाप शनाप कुछ वादे करती हैं, हालांकि उन्होंने वो सोने और चांदी की सड़कें बता दी,
ये अनाप शनाप वादे या फिर ये फ्री की रेवड़ी क्या होती है, क्योंकि सब पार्टियों के अपने अपने हैं, वो उन्होंने कह दिया, साबित कर दिया कि हम जो कहें वो रेवड़ियां नहीं है, बाकी जो पार्टी जो वादे कर रही है वो रेवड़िया की श्रेणी में आता है। तो ये आपके हिसाब से क्या है रेवड़ियां? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये फ्री की रेवड़ी का शब्द जो है ना, ये मोदी जी का गढ़ा हुआ है। ये मोदी जी ने ही कहा था जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घोषणाएं की कि मैं मुफ्त में बिजली दे दूंगा, मुफ्त में पानी दे दूंगा, ब्ला ब्ला बहुत सारी उन्होंने बातें करी, तो उन्होंने कहा ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं। जब कर्नाटक में चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ हमने महिलाओं की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कुछ हमने उनको सुविधाएं देने का जब वादा किया और भाजपा वहां चुनाव हार गई, तो खिस्सियानी बिल्ली की तरह मोदी जी चिल्लाए, अरे ये तो फ्री की रेवड़ियां दे दे के कबाड़ा कर देंगे। फिर आखिर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक, राजस्थान तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चल पड़ी। किस रास्ते पे? और ये अनाप शनाप जो बात अभी कही ना, ये अनाप शनाप घोषणाएं इन्होंने चालू कर दी। अनाप शनाप घोषणाएं हैं क्या, अनाप शनाप होता क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखें तो 5,35,000 लाख करोड़ रुपए, 5,35,000 करोड़ रुपया जो है वो बैंक के लुटेरे लेके भाग गए। उसमें मेहुल चोकसी, विजय माल्या, संदेशरा, नीरव मोदी जैसे मोदी जी के बहुत चहेते गुजराती और उनके तथाकथित मित्र वो हिंदुस्तान से लेके भाग गए। ये है फ्री की रेवड़ी। 14 लाख उद्योगपतियों का बैंक का कर्जा माफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया। ये है फ्री की रेवड़ी। जो ट्रिब्यूनल्स आजकल हैं कंपनियों के, वहां पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की फैक्ट्रियां 200, 300 करोड़ रुपए में राइट ऑफ की जा रही है। जो खरीद रहे हैं वो मोदी जी के मित्र खरीद रहे हैं, अडानी जैसे लोग उन कंपनियों को खरीद रहे हैं औने पौने दामों में। ये है अनाप शनाप। अगर आप देखें तो जो गरीब है उसके पास अगर कुछ पैसा जा रहा है तो वो पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में आता है। आज आप देखें तो 2,000 रुपए अगर आपने उसको दिए तो मोदी सरकार ने और भाजपा की सरकारों ने उसकी जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा। तो ये जो आपने एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से उससे 10 गुना पैसा निकाल लिया। तो ये होता है, इस तरह का जो कृत्य करते हैं वो लोग इस तरह का स्यापा करते हैं। अगर गरीब के पास पैसा जा रहा है, महिलाओं के पास पैसा जा रहा है, तो मैं समझता हूं इसके अंदर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, जो उद्योगपति पैसा लेके भाग गए हैं, जो तथाकथित रूप से ऐसे लोग जो कि मोदी जी के बड़े चहेते हैं, वो जब पैसे लेके भाग गए, मैं गिरमान पकड़ के ले आऊंगा, मैं एक एक आदमी को ले आऊंगा, पर आखिर में हुआ क्या? आज तक एक भी आदमी को ये पकड़ के नहीं ला सके। आपने जो बताया, जो भाग गए हैं वो एक दिन में नहीं भागे, उनकी तैयारी बहुत पहले से थी और आपकी सरकार से एक सरकार आई 1-2 घंटे में और 1-2 साल में वो लेके और पैसा गड़बड़ी करके भाग नहीं गए। इसका लंबा बहुत इतिहास है। नहीं दीपक जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया तो इसका जवाब भी ले लीजिए। दूसरी चीज, ये सारे लोग भागे, सुन लीजिए, चुनाव के वक्त की बात हो रही है। दीपक जी प्लीज 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। ये सारे लोग जो पैसे लेके भागे हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, ये मोदी सरकार के दौरान भागे। कांग्रेस पार्टी के समय एक भी व्यक्ति यहां से भाग नहीं सका है पैसा लेके। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। नहीं मानने ये तथ्य है। ये एक महीने में होता है क्या सर? ये 1 महीने में होता है क्या? अरे ये 10 दिन के अंदर होता है। ये मोदी सरकार में गए कि नहीं? मेहुल चोकसी, मेहुल भाई सर, वो बिल्कुल विजय माल्या कब गया? ठीक है, वो गए मोदी सरकार में गया, लेकिन तैयारी उनकी। अरे उसने बात की और बात करके पैसा लेके भागा। ऐसा मत बोलिए, ये सारे लोग जो पैसे लेके भागे हैं, चुनावी वक्त की रेवड़ियों की बात हो रही है सर। वही तो सर, ये तो रेवड़ी है ना, ये तो इतनी बड़ी रेवड़ी है। आप बताएं, 5,35,000 करोड़ रुपया अगर इस देश का लेके ये भाग गए हैं तो ये क्या रेवड़ी नहीं हुई? और जो आपने 14 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, क्या ये रेवड़ी नहीं है? कोर्ट सर चुनाव आयोग को ये पूछेगा कि नीरव मोदी ले गए हैं, वो उसका हिसाब दो सर। बिल्कुल पूछना पड़ेगा। जब कई वकील खड़े होंगे, जैसे आज मैं कह रहा हूं, वकील ये भी बात करेंगे पूछ लूंगा कि आप गरीब को पैसा देने में आपको तो गुरेज है। ठीक है, अपूर्व जी।
देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो जो जन कल्याण था उसके लिए सुविधाएं दी थी, मुहैया कराई थी, ताकि एक जो आम आदमी जो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, अपना घर चलाने में जो स्ट्रगल करता है, उसको कुछ सहूलियत दे पाए। तो हमारी पार्टी ने तो इसकी शुरुआत एक जन कल्याण के लिए की थी कि आम जन को थोड़ी सी सहूलियत दे पाए। जो आम आदमी बेचारा मौत को गले लगा लेता है कर्ज के नीचे दब के, वह चैन की सांस ले सके। इसके लिए हमारी पार्टी ने 6 सुविधाएं दी थी, लेकिन मोदी जी ने उनको रेवड़ियों का नाम दिया और बाद में उन्हीं रेवड़ियों को खुद ने अपना लिया। और अपनाना ठीक है, अच्छी बात है, वह अपनाते, उन्हें पूरा करते, लेकिन लागू कहीं नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी का जो एक मॉडल था उसको कॉपी किया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कहीं नहीं कर पाए। जहां भी वह जाते हैं वहां वो हमारी पार्टी से पहले ही हमारे जो वादे जो हम करके पूरा करते हैं राज्यों में, उनको कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। तो हमारे लिए तो हम तो ये जन कल्याण, देखिए बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक नीड्स होती है हम तो उन पे काम करते हैं। महिलाओं को मुफ्त में अगर बस में हमने ट्रेवल कराया तो क्या गलत किया? उन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े, तो क्या गलत किया? अगर बच्चों को मुफ्त अच्छी शिक्षा दी तो उसमें क्या गलत किया? कल वे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, और ऑलरेडी बन रहे हैं। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे जेईई, नीट ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। अच्छे अगर गरीब के लिए इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के उसको मुफ्त इलाज दे दिया तो क्या गलत किया? मुझे नहीं लगता वो रेवड़ी है। रेवड़ी शब्द भाजपा ने जलकर, क्योंकि वह ये सुविधा इतने सालों से नहीं दे पाई। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल आ गया, ऐसी सुविधाएं वो नहीं दे पाए। जब अमेरिका से वहां के बड़े बड़े नेता आते हैं तो दिल्ली के स्कूल दिखाए जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा ऐसी रेवड़ी हर स्टेट के अंदर लागू होनी चाहिए। आम जन को जो टैक्स का पैसा देते हैं उससे सहूलियत मिलनी चाहिए। महंगाई तो हम आम आदमी पे लगा देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, गैस महंगा कर देते हैं, बिजली महंगा कर देते हैं, पानी महंगा कर देते हैं। कोई तो सहूलियत जनता को भी दे रहा है ना, कि जनता चैन की सांस ले सके, इस महंगाई के दौर में चैन से अपने घर में मुफ्त बिजली के अंदर पंखा चला के सो सके। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अभी जुड़े। तनुज जी, जिस तरह से देखा जाए, जो पहले तो मैं पूरा जो मामला है बहुत छोटे उसमें अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को बहुत सरल भाषा में कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब मांगा है। जैसे कि हमारे कांग्रेस के जो नेता कह रहे थे कि वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनसे ये भी पूछे, हालांकि उन्होंने दावे के साथ कहा ये भी पूछेगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या जो पैसे वैसे लेकर चले गए हैं, तो क्या ये भी उस रेवड़ियों में शामिल है? और इसके बाद केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग के, भाई विजय माल्या का क्या हिसाब किताब है, तुम्हारी सरकार में भागे हैं रेवड़ियां लेके, या फिर जो पैसे लेके, जो भी आप अपनी भाषा में कहें तो, या फिर चुनाव के वक्त की बात है? आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है सर। क्या है दीपक जी, जिस हिसाब से कोर्ट ने अपने आदेशों में पूछताछ करी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर, उसके ऊपर यही 2 चीजें विषय आधारित है। एक तो जिस हिसाब से एक तो लोन दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, अभी तक जो होता आ रहा था उसके जिस हिसाब से बाहर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी देखिए, प्रत्यर्पण के लिए नए जो कानून आए हैं 1 जुलाई 2023 से, उसमें भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 47, 48 के अंदर ये जरूर धाराओं में मेंशन किया है कि ऐसा कोई भी अपराधी जिसने भारत के बाहर रहकर भी अगर भारत में कोई ऑफेंस किया हो तो उसको बकायदा प्रत्यर्पण के माध्यम से, साथ ही साथ धाराओं के माध्यम से उसको अपराधी माना जाएगा। तो अब जो हमारे यहाँ कानून है वो पिछले जो सरकारें रही, पिछले जो वर्ष रहे, उनकी तुलना में काफी मजबूत कानून अब भारत में है। और ये प्रत्यर्पण के जो कानून सेक्शन 47, 48 है भारतीय न्याय संहिता की, अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। और आने वाले समय में ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग चाहिए वो भी मिलेगा। और ऐसे जो भी अपराधी जो कि आर्थिक अपराध करके देश छोड़ करके भाग चुके हैं, ऐसे अपराधी भी जल्द ही शिकंजे में वापस आएंगे। जी दीपक जी। तनुज जी, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, मेरे कहने का मतलब था जिस तरह से केंद्र और चुनाव आयोग से जो जवाब मांगा है उसमें क्या कुछ जवाब मांगा गया है? दोनों ही जो रेवड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइन से छपी हैं अखबारों में और न्यूज चैनलों की हेडलाइंसों में, तो ये जो फ्री की रेवड़ियां, उसको क्या जवाब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जवाब करेगा? नोटिस जो भेजा गया है, देखिए क्या है, ये जो शब्द है मेरे हिसाब से ये उचित शब्द नहीं। फ्री वीज मान ले, रेवड़ियां जो है, भले ही आप
किसी भी सरकार के लिए बोलेंगे, लेकिन देखिए जब सरकारें स्कीम लाती हैं हाँ। तो वो जन कल्याण योजनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो किसी भी पैटर्न पे काम करती हो तो वो स्कीम है। अगर पहली बात तो ये है, अगर आप स्कीमों को रेवड़ियां बोल रहे हैं तो मुझे लगता है पहली बात तो शब्दों का जो चयन है वो आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के लिए वो उचित नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें जो भी जानकारियां हैं वो स्कीम के संबंधित में मांगी गई हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम जिसको बताया गया है और लाभान्वित या वो स्कीम जमीनी स्तर पे कितनी बिल्कुल सही, हाँ। कार्यशील है, ठीक। उसके बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी देना होगी। ठीक, क्योंकि ठीक। देखिए कई सारे हम सुनते हैं, कई सारे घोषणाएं होती हैं, सही। कई सारी तरीकों की बातें होती है, वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करके ये जानना चाहता है कि जमीनी स्तर पर वो वादे, वो बातें, वो जो स्कीमें वो जो आई जाती हैं उसमें से कितने लोग लाभान्वित होते हैं, कितनों तक वो योजनाएं पहुंचती हैं, और यही एक औचित्य इन प्रश्नों का है। दीपक जी। ठीक है सर। किरसाइन मैडम, जिस तरह से बात यहाँ पर रेवड़ियों की चल रही थी, हालांकि वो उनका वर्ड है, इसे हटा देते फ्री बीज पर आ जाते हैं कि फ्री बीज जो एक टेक्निकल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये फ्री बीज का जो है सभी पार्टियों से आपने सुना है कि सभी के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि ये फ्री की रेवड़ियां फ्री बीज है, उनका कहना है ये है। अभी तक अब सबसे पहले सुनील चौधरी जी ने जो बात का जिक्र किया था कि जनता के हित में कुछ उन्होंने कानून भी गिनाए थे कि ये संविधान में भी जिक्र है कि ऐसे करके हम खर्च कर सकते हैं, उनकी सहूलियत के लिए हम योजनाएं बना सकते हैं। तो जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, फ्री पानी, आप एक वर्ग से ले रहे हो, दूसरे वर्ग को दे रहे हो, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हमेशा जब बात आती है संविधान की तो पैरेलल की बात आती है, वेलफेयर की बात आती है। अब एक से आप लेके आप एक को सब कुछ फ्री दे रहे हो, आप उसको बिजली दे रहे हो, आप उसको मकान दे रहे हो, आप उसको शौचालय दे रहे हो, आप उसको पानी दे रहे हो, बच्चों की शिक्षा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और इधर साइड वाले व्यक्ति को फ्री की स्वास्थ्य भी लगभग 5-10 लाख, आप तो बीमा की राशि लगातार बढ़ रही है, आप ये दे रहे हो, लैपटॉप भी दे रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आगे की सुविधाएं, किताब और सब कुछ, शर्ट पैंट जो भी मिल रहा है सब दे रहे हो आप। इधर जिससे आप ले रहे हो उसे आप कुछ नहीं दे रहे हो, उससे सिर्फ टैक्स के बाद बात हो रही कि हम टैक्स दो, उस पर बोझ बढ़ाए जा रहे हो आप। तो ये क्या कहा जाए, जनहितकारी योजनाएं हैं तो फिर एक विशेष वर्ग के लिए क्यों है, सबके लिए क्यों नहीं है भाई? दीपक जी, अभी तनुज जी ने जैसे बोला कि ये फ्रीबीज और रेवडीज जो शब्द है वो सही नहीं है, वो योजनाएं हैं। पर बात यह है कि अब जैसे रवि जी ने बोला कि नीरव मोदी और ये जो लेके चले गए हैं वो भी रेवड़ी में आते हैं। मेरे ख्याल से वो तो ऑफेंस है, इकोनॉमिक ऑफेंस है वो, और उसको हम रेवड़ी नहीं कहेंगे। रेवड़ी तो वो है जहां सरकार के पास फंड रहते हैं, सरकार के पास अपना वो है, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब टैक्स कलेक्ट करते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में जो भी गरीब है या जो सक्षम नहीं है उनके लिए सहायक बने, उनके लिए सपोर्ट बने। तो उसके तहत अलग अलग योजनाएं बनती हैं। जो असमर्थ है उनको समर्थ बनाने के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जब इतना ज्यादा हो जाता है, अगर आपका फंड का और जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो इम्बैलेंस हो जाता है। आप जैसे कि अब उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि बिजली का बिल माफ कर दिया, उसके बाद सरकार को पे करना चाहिए। आपने बिजली माफ कर दी पर बिजली तो उपयोग हुआ है, तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या बिजली का वो जो बिल है वो सरकार को जमा करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, वो भी जमा नहीं करती है। तो क्या होता है कि बिजली बिगा अपने आप में एक तरह से उसमें डेप्ट में चला जाता है। और ऐसे कई राज्यों के साथ हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, यहाँ पे जो है क्योंकि आपने बिजली माफ कर दिया तो उसके वजह से जो वो संस्था है, जो बोर्ड है, वो खुद एक तरह से अपाहिज हो जाता है और फिर आगे चल के प्रदेश की हालत खराब हो जाती है। ये बात ये नहीं है कि उनको योजनाओं में लाभ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, गरीबों तक पहुंचना चाहिए और उनका सहयोग सरकार नहीं करेगी तो उनको कौन संभालेगा, और ये सरकार की जिम्मेदारी है आप इस तरह की योजना बनाएं। लेकिन वो पैसा जनता जिनके पास, जिनके लिए योजना बना है उन तक तो पहली बात पूरी तरह पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, आप जब ये बोले तो सिर्फ इसलिए ना करें कि आपको वोट चाहिए। एक तबका है जो आपको मालूम है कि आप कोई भी योजना करेंगे तो वो उससे आकर्षित होकर आपको वोट देगा, और उस वजह से आप बिना ये सोचे समझे कि आपके पास सक्षम हो आप उतना देने के कि नहीं है, तो आप वो योजना अनाउंस कर देते हो, फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है, फिर आप लोन लेते हो। जैसा आज मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा डेट में है
क्योंकि आप इस तरह की योजना चलाते हो जहां पे आपके पास खुद इतना खजाने में पैसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप योजनाएं बनाएं और जो अनाउंस करें तो कम से कम देखें कि देश ना डूब जाए, प्रदेश ना डूब जाए, प्रदेश की ताकत आपका जो मतलब उसको सक्षम बढ़ाएं, उसके बाद आप जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कर सकते हो। ठीक है। सुनील जी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में जब उत्तर प्रदेश में वो थे तब उन्होंने ये रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था मुजफ्फरपुर में। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि कांग्रेस ने ऐसी कौन सी उन चुनावों में घोषणाएं ऐसी कर दी थी कि वो रेवड़ी कहलाई, और आप जो लोग कर रहे हैं या आप लोगों ने जो की हैं या जो योजनाएं चला रहे वो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वो योजनाएं, वो कहते हैं ना डीमेरिट और मेरिट, तो वो डीमेरिट और मेरिट कैसे कंपेयर करेंगे आप? पूरे भारतवर्ष में तो ये 2013 से ये पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच में ये विषय बना हुआ है कि कौन सी योजनाएं और कौन सी योजनाएं नहीं है, कौन सी रेवड़ी है या कौन सी रेवड़ी नहीं है। तो ये आपने अचानक उन सबसे आगे निकलकर ये कैसे तय कर लिया कि ये चीज जो हम कर रहे हैं वो योजनाएं हैं और जनता के हित में है, लेकिन कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां जो कर रही हैं वो रेवड़ी है या फिर वो डीमेरिट है या फिर फ्री बीज है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक छोटे से उदाहरण से ही समझाता हूं। एक छोटा उदाहरण है, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार ने एक योजना लेकर के आई, गौठान योजना। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये गौठान योजना जो है वो भ्रष्टाचार का स्मारक बन गई। और उसमें इन लोगों ने, जहां एक गाय नहीं थी वहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए का भुगतान, गोबर खरीदी के नाम पे करोड़ों का भुगतान। जब विधानसभा में प्रश्न लगाया गया कि भाई गोबर खरीदे हैं तो रखे कहां है, तो कह दिया कि पानी में बह गया। मार्च अप्रैल मई माह में पानी गिरता है क्या, बताइए? तो कुल मिलाकर के ये है कि वहां जो गौठान समिति का चुनाव भी नहीं हुआ, वहां पर वो अपने लोगों को नियुक्त कर दिया और उनको हर माह करोड़ों रुपए का भुगतान करते रहे। ऐसी योजनाएं जिस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा षड्यंत्र किया जाए, उसको कहते हैं कि भैया ये सब बंद होना चाहिए। दूसरी ओर अब मैं आता हूं, हमारी योजनाओं पर मैं आता हूं। अभी कांग्रेस के हमारे सम्मानी रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि सबकी जांच होनी चाहिए। भैया, जांच तो सबकी हो रही है और जो जिम्मेदार हैं देखेंगे, आईएएस और बड़े बड़े लोग जेल में भी हैं और जांच लगातार होती रहेगी। अब देखिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में डायरेक्ट पैसा जो है वो हितग्राहियों के खाते में जाता है, बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हम शौचालय लेकर के आते हैं, भाई महिलाओं के लिए कितनी बड़ी सम्मानजनक बात है। आप देखेंगे कि गरीब जो गांव में है वो महिलाएं बेचारी अंधेरे होने का इंतजार करती थी अगर उनको शौच में जाना हो, जिनके घर शौचालय ना हो तो शौचालय योजना है। गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और उसको एक संकल्प लेकर के कि हम यहां पर इतने दिन में पहुंचेंगे। आयुष्मान भारत से इलाज के लिए पूरे देश में जो है एक माहौल अलग सा बदल गया कि भैया अब लगता है कि कोई है हमारे पीछे। किसी को 10-20-50 हजार की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा माननीय मोदी जी के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिल जाता है। पीने का साफ पानी कितनी बड़ी समस्या इस देश के अंदर में थी, जो सभी तबके के लिए बहुत आवश्यक थी, उसको पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार करती है। किसान सम्मान निधि, किसानों के हक का जो सब कुछ मिलना चाहिए उनको, उसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार काम करती है और आपको ये सब दिखाई नहीं देता। अब आप तो वही चश्मे से देखना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान सम्मत माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार का निर्णय था, आपके युवराज राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ा था। किस संविधान पे विश्वास करते हैं आप? कौन से संविधान की बात करते हैं आप? और आप ये आम आदमी पार्टी के हमारे माननीय प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, पूछना चाहता हूं, इनके लोग जेल में थे, वो मालिश वालिश कराते हुआ भी वीडियो आया था। शराब घोटाले से लेकर के दुनिया घोटाले, आप आए थे बड़ा शुचिता की राजनीति की, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे, और भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप इनके ऊपर लगे और इनके लोग जेल में मालिश कराते हुए नजर आए थाने में। तो मैं ये कहता हूं आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा विषय नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भाई काम करो, आम जनता के हित में काम करो। हमारी सरकारें काम कर रही है। आप अभी हम यहां बैठे हैं, मोबाइल डेटा सबसे सस्ता कहां है, कब है, किस समय है? तो माननीय मोदी जी की देन है, माननीय मोदी जी की सरकार की देन है कि सबसे सस्ता मोबाइल डेटा आप और हम उपयोग करते हैं। तो ये विषय जो है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आम जनता से जुड़ा विषय हो, चाहे उद्योगपति व्यापारी, वो भी हमारे देश के लोग हैं, आरोप लगाते रहते हैं, अरे उद्योग व्यापार नहीं होगा तो देश की प्रगति कैसे होगी? अब ये टैग लगाते फिरते। मैं भी पूछना चाहता हूं, बोफोर्स के लोग कहां भाग गए थे? उसका आरोप किस पर लगा? 2G, 3G, जीजा जी, बहन जी, साली जी, सब तो चल गया था आपके समय में। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि फ्री बीज का जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर
सार्वजनिक उद्देश्य से यदि अनुदान देती है सरकार, उसमें यह है कि सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य हो जो संविधान सम्मत है, सुनील जी, संविधान में दिया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आम जनजीवन को लाभ पहुंचाने के लिए मिलता है तो उसमें क्या दिक्कत है? अंतर्गत है वो। सुनील जी एक सेकंड, बिजली की जो बात हुई है, जैसे आप कह रहे कि गरीब तबका जिनके घर में लाइट बल्ब नहीं था, पंखा नहीं था, तो आपने लाइट पहुंचाई फ्री में। कल को गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, उस पंखे में उनका काम नहीं चलता, एसी लगानी पड़ेगी, तो क्या कल को ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ये कहो कि उनको गर्मी बहुत लग रही थी तो एसी की बहुत जरूरत थी, वरना वो मर नहीं जाते या फिर वो ऐसे नहीं हो जाते, तो उन्हें एसी की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, एसी भी देनी पड़ेगी। क्यों सर? वो तो जरूरत है, कल लग्जरी पे भी आ जाएगी, लगभग चीजें आ रही हैं ऐसे। मैंने कहा बिजली 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 सर सुन लीजिए, आप उसको गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा मैं समझ नहीं रहा, मैं समझना चाह रहा हूं। पहुंच विहीन जो गांव थे उसको एक संकल्प शक्ति के साथ मैं नहीं कह रहा बिजली मुफ्त दे रहे, मैं कह रहा हूं कि उन गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए, नेट की कनेक्टिविटी दी गई, वहां से जो है लोगों को जोड़ा गया। मैं इन बातों कह रहा हूं, मैं मुफ्त नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार घोषणा जब चुनाव के पहले करती है तो उसको करके दिखाती है। मैंने मुफ्त नहीं कहा। आज भी बहुत से ऐसे गांव होंगे जहां पर सड़क नहीं है, वहां पर सरकार सड़क बनाने का काम कर रही है, जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से लगातार पीयूष गोयल जी उस समय मंत्री थे, मुझे याद है, हम सब कार्यकर्ता के नाते गए थे, मथुरा में हमारा सम्मेलन था, उन्होंने बताया था कि हम जो है बिजली को कितना, जहां पहुंच भी नहीं, जहां बिजली पहुंची नहीं, ऐसे मंजरे टोले में हम एक प्लानिंग करके कि इतने दिन में यहां पहुंचना है, इतने दिन में यहां पहुंचना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने वो आपकी बात मान ली। और आज देखिए जो लाडली बहना जो महिलाओं को देना, उत्थान का काम कर रहे हो, अभी आप इसके आओगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये कहने की कोशिश करो कि आप महिला के उत्थान के लिए काम नहीं करना चाहते क्या? महिलाओं के उत्थान के लिए, मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूं, महिलाओं के उत्थान के लिए जो आप दे रहे हैं, जो योजना चला रहे हैं, लाडली बहना, कहीं आपके या किसी और नाम से चल रही होगी, लाडली बहना के नाम से, तो ये बेरोजगारी भत्ता, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर काम देना है किसी को, बेरोजगारी भत्ता क्यों देना भाई? काम दो ना आप उनको, महिलाओं के लिए आप उनके पास में, उनके नजदीक ऐसा काम दो जिससे वो आपकी फ्री रेवड़ी या आपकी फ्री योजनाओं के पीछे क्यों डिपेंड रहे, वो सेल्फ डिपेंड बने ना, ऐसा कुछ सिस्टम लाइए ना सर। ये क्या है कि यहां सक्सेस हो गया ये तो वहां पर भी ये नियम लागू कर दो। अब सुनने में आ रहा है 1-2 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर भी कुछ 1-2 पार्टियां हैं वो भी इस चीज का शगुफा छोड़ने वाली हैं। हो सकता है कल को पूरे देश में यही सब कुछ हो जाए कि चलो बेकी के 2-2 हजार रुपए आते रहे हर महीने, बढ़िया चीज है। देखिए योजनाएं ये नहीं कि हम दे रहे हैं, योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को दे रहे हैं कि जो पात्र हैं, वास्तव में आवश्यकता है उन माताओं बहनों को जिनके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। ये कैसे पता लगाया आपने? ऐसे परिवारों से आती जिनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता, उनके बच्चों के भाई सर्वे है, उन्होंने फार्म भरा, महतारी बंधन के नाम से यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सारी चीजें सर्वे किया गया, फार्म भरा गया, उनकी जांच की गई और उसके आधार पर दे रहे हैं। उसके अलावा भी ड्रोन दीदी आप देखेंगे, लखपति दीदी आप देखेंगे, जो हमारे महिला स्व सहायता समूह की बहनें, उनके लिए लगातार काम चल रहा है, उनको व्यापार व्यवसाय उपलब्ध कराने का। सुनील जी आपको समय काफी दे दिया, बाकी भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। काम कर रहे हैं। अरे हम तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं 50%। नहीं, वो आरक्षण ठीक है, वो आरक्षण दीजिए, वो खैर वो आप लोग तो या सभी पार्टी जो चाहे वो दे सकते हैं, खैर वो अच्छी बात है, आरक्षण भी दे सकते हैं आप, तो अच्छी बात है। खैर अब रवि जी आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से बात यही चीज का जिक्र मैं भी कंफ्यूज हूं कि जैसे उन्होंने गिनाया, क्या आप भी ऐसे गिनाएंगे कि क्या जो स्कीम्स हैं वो कौन सी डीमेरिट में और कौन सी मेरिट में है? देखिए दीपक जी, बीजेपी के लोग होते हैं ना, वो बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, इनका काम ही है केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो और तब तक बोलो जब तक कि लोगों को सच्चा लग ले। अभी आप देखें 2G 3G जीजाजी वो बोलते बोलते पागल कर सुनील जी वो नहीं बोले, बोलना नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोला हूँ। भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं भी करूंगा, प्लीज आप चुप करिए। इनसे ज्यादा आपने जितना बोला इनको याद बोलो यार। सुनील जी आप मेरी पार्टी सार्थक होने दीजिए डिबेट, वो नहीं बोले आपके में, हो सकता है उनकी भाषा शैली या उनका अंदाज ऐसा हो, ठीक है बोलने दीजिए सर। सार्थकता तब है जब आप अपनी शैली। मैं आपको चुनौती देता हूं, 10 साल से आपकी सरकार है, नकारा और निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अगर मोदी जी में दम है तो एक आध चीज तो साबित करके दिखाते। 2G में कहा गया, आपके मुंह पे थप्पड़ हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
कोलगेट में यही बात हुई, आपके अरे मुंह पे जाइए, थप्पड़ मारा आपके गया, नकारे मोदी निकलने जी देता हूं मोदी तो सरकार को समझाइए। नंगा किया जो गया जाकर कि इन्होंने अमेरिका झूठ में बोला देश की बुराई था। करते आप हैं। लोग क्या बात जो करते देश हो, की बुराई आपको विदेश बात में करना करते है। हैं। ऐसे सुनील निकले जी, नेताओं सुनील जी, के- लोगों को एक- केवल सर, भ्रष्टाचार एक करने मिनट, के सर, एक अलावा मिनट, रवि जी, एक किया मिनट। क्या है 10 साल में? रवि जी एक मिनट, मैं सुनील जी क्या, सुनील जी, सुनील जी सुन तो लीजिए, सुनील जी क्या आप चाह रहे हैं मैं उनसे सवाल करूं? आप अगर सर वो जैसे मैंने आपसे सवाल किया, मुझे उनसे भी तो लेने दीजिए, वो क्या उत्तर देते हैं? उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी स्कीमें गिनाई है, मैं गिनाऊंगा। ह्यूम के वंशज ऐसे बात करते हैं, अंग्रेजों माफी के चाहूंगा। वंशज ऐसे बात करते हैं। सुनील जी, तुम्हारा काम ही है भैया। सुनील जी, तुमको डिबेट क्या आप करनी ये पाओगे? पूछने तो देंगे? दिमाग तो है नहीं। सुनील जी तो क्या जब दिमाग नहीं है तो डिबेट करने में चिल्लाने के अलावा और क्या सुनील करोगे? जी, सुनील जी क्या आप मुझे ये लूटो देश को, लूट लो। अरे भैया हो। इसके अलावा और कर क्या सकते हो? सुनील जी क्या आप मुझे चिल्लाते उनसे रहो। ये पूछने देंगे कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय स्कूटी देने का वादा किया था, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, कहां से लाएंगे बाकी 500 रुपए? मुझे पूछने देंगे आप? उनसे भी मैं सवाल करूंगा सर रवि जी बात पहले कंप्लीट करें। देखिए मेरा ये कहना है 8,500 महीना पूछिए फिर ना। अब इनको बोलने पूछूंगा सर, आप तो पहले पूछने का मौका दें जी। देखिए मेरा आपको केवल एक ही बात कहना है कि झूठ बोल के अगर आप काम करना चाहते हैं, मैं 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे दूंगा, 10 साल 11 साल हो गए भैया, कहां है 12 करोड़ नौकरियां किधर है? बल्कि ये हो गया कि 47% जो है बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ गई। मैं काला धन ले आऊंगा, मेरे जेब में लिस्ट रखी है, कहां है भाई काला धन? कौन सा काला धन किधर आया? फिर नोटबंदी करके सारा काला धन जो है वो लोगों का, जो इनके दोस्त यार थे उनका सफेद कर दिया। तो ये इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबने वाले लोग हैं, केवल उद्योगपतियों अडानी अंबानी की सरकार चलाने वाले लोग हैं। इनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये शौचालय की बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में 70-80% ऐसे शौचालय हैं जहां पे कि पानी नहीं है, और आप कहते शौचालय, वहां पे लोग जो है सामान भर दिया, गोडाउन बना दिया। आप बताएं कहीं पे शौचालय चल रहे हो तो इस तरह के झूठ करना, इस तरह की बातें करना और योजना की बात करने लगना, वो मोदी चालीसा पढ़ने लगना। अरे जमीन पे देखो क्या रियलिटी है। ये डेटा की बात कर रहे थे, वो जियो वाला अंबानी, उसने चालू किया फ्री से, और मोदी जी ने बड़ा फ्रंट पेज पे अपना फोटो छपा के कहा, देखिए मैंने क्या योजना लाया हूं। 10 महीने भी नहीं बीते, 10 महीने के बाद वो 200, 500, 800, 1000, 1200 रुपए आ गया। ये है लूट, ये है लूट का इनका धंधा। और ये लूट करवाने वाले लोग ये कह रहे फ्री में मिल रहा है। क्या डेटा फ्री में मिलता है? 1500 रुपए 1400 रुपए लगते हैं। नहीं तो रवि जी मेरा ये कहना है कि इस तरह का झूठ बोल के और लोगों को बरगलाइए मत, लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए, लोगों को सबल बनाइए। जो आपने बात की थी दीपक, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला को सशक्त बनाइए, उसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री डालिए, उसके लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से उसको समर्थ बनाइए, उसको स्वावलंबन दीजिए। ये नहीं है कि आपने पैसा दे दिया और चुनाव जीत लिया और उसके बाद फिर पूरा प्रदेश जो है उसको आपने दिवालियापन की कगार पे लिया है। 4.5 लाख करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में कर्जा है। हाँ। हर महीने और 3,000-4,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना पड़ता है, जब जाके इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं और इनकी ये जो रेवड़ियां हैं उनको बांटते हैं ये। और 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा केंद्र और राज्यों पर हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से ये जो चल रहा था, कई जो इस पूरे मामले को देखते हैं बुद्धिजीवी, उनका ये कहना था कि आने वाले समय में हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक और बाकी जो देश हमें देते हैं वो फ्री रेवड़ियों के नाम पे हमें देना बंद कर दें कर्ज, क्योंकि अगर यही दीपक जी मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। 50 साल में जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जो कर्जा लिया वो मात्र 52 लाख करोड़ रुपए था, और इन्होंने उसको 10 साल के अंदर 2,58,00,000 करोड़ रुपया कर दिया। पैसा कहां है भाई? किधर गया? कौन सी योजनाओं में है? ठीक है तो ये केवल भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, केवल लोगों को बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटियां सेकते हैं, और उसके अलावा जो है इनका कोई काम नहीं है। रवि जी, उनकी योजनाओं से लगभग जुड़ी हुई आपकी योजना थी जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव आया, कुछ
ऐसा ही कुछ आपकी योजना थी जिस पे आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इंडस्ट्री लाओ, जो आपने जिक्र किया, पर हाँ आप चुनाव में नहीं आ पाए। आपसे आपके कमलनाथ जी ने भी ऐसी कुछ मिलती जुलती योजना की थी, पैसे शायद थोड़े से कम ज्यादा थे, की थी या नहीं की थी? नहीं बिल्कुल की, पर हमने किसी अभी आप कह रहे हैं नहीं पर हमने, आप सुनिए तो, क्योंकि उस योजनाओं को सबको मैं देखने वाला मैं भी था। हाँ। तो मैं आपको केवल एक बात, हमने उसको सशक्तिकरण से जोड़ा था। आपने सशक्तिकरण से, हमने सशक्तिकरण से जोड़ा था कि महिला को हम सशक्त बनाएंगे, उसके लिए रोजगार पैदा करेंगे। अच्छा। उसके लिए हम कॉटेज इंडस्ट्री लेके आएंगे, उसको स्व सहायता समूह खाते में डालने वाले नहीं थे? मतलब नहीं, फ्री का तो कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, लगी तब ऐसे, जैसे हमने युवाओं के लिए कहा था कि उनको 8,000 रुपए प्रति माह देंगे, पर अप्रेंटिसशिप देंगे। अच्छा। आप इंडस्ट्री में जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेंड हुइए, और आपको उस ट्रेनिंग के दौरान जो खर्चा होगा वो हम देंगे। अच्छा। तो 8 महीने बाद जब वो लड़का निकलता तो अप्रेंटिसशिप पे निकलता, और तकनीकी रूप से वो समर्थ होता। और जो प्रियंका जी स्कूटी देने वाली थी वो इलेक्ट्रिक थी या पेट्रोल वाली थी? तो क्या आप उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ पेट्रोल का जुगाड़ करने वाले थे, या उन्हें रोजगार या स्कूल में कुछ ऐसा कुछ करने वाले थे? स्कूटी की बात थी, वो मैं आपको बता दूं, वो केवल गर्ल्स के लिए थी, और उन गर्ल्स के लिए थी जो कि मेरिट लिस्ट में आती हैं, 80% से ऊपर वाली बच्चियां। तो वो बच्चियां अगर वहां पर आप देखें तो यूपी के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, और जहां छत्तीसगढ़ में ये बैठे हुए हैं, महिलाओं की शिक्षा का औसत जो है वो देश में सबसे कम है। तो आप अगर वो बच्चियां अगर स्कूल जाने के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अगर उनको संसाधनों का जो है हम मुहैया कराएं, तो उसमें कोई गलत नहीं था। क्योंकि ये शिक्षा मुहैया कराना ठीक था। ये कैसा था कि बच्चियों को शिक्षित करने के लिए। अब देखो, मैं जो बात कह रहा था ना उसी पे चीज पे आ रही कि पहले साइकिल, पहले रोड की बात होती थी कि रोड नहीं है, लड़कियां कैसे पढ़ने जाएंगी, फिर साइकिल पे आई, अब साइकिल पे स्कूटी पे आई, कल को 800 या फिर ऑल्टो चाहिए होगी। फिर नहीं, देखिए आज इलेक्ट्रिक आ गई है तो उसमें पेट्रोल डीजल डलाने की जरूरत ही नहीं थी, इलेक्ट्रिक उनको स्कूटी दे दी, लाइट तो फ्री मिल ही रही है, बिल्कुल सॉर्ट आउट था सर। ठीक है। हाँ, आपने तो सर ट्रेंड ही चेंज कर दिया था, ये रेवड़ियों का या इसका जो एक क्रेज आप लाए ना, जो वो बिल्कुल सब कुछ बदल दिया आपने झटके में। जिस तरह से आप जब लाए थे, मैंने सुना दिल्ली के लोग ही बहुत परेशान हो गए थे कि अब ये लोग कहीं कुछ करने ही नहीं जाते हैं। कुछ लोग जो रिहायशी इलाके में रहते थे उनके पास झुग्गी झोपड़ी थी, तो बोला ये यहाँ पे पड़े रहते हैं और चोरी चकारी करते हैं, रात को माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, क्योंकि अब इनके पास सब कुछ तो अवेलेबल हो रहा है, तो ये कमाने के लिए कहीं जा ही नहीं रहे। शायद आपने भी ये खबर सुनी होगी, उस वक्त बड़ा ट्रेंड में थी दिल्ली में, ये सब कुछ तो मिल रहा था। देखिए ये सब अफवाहें होते हैं। अच्छा। आज अगर सुनील चौधरी जी को भी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी मिले तो मुफ्त राशन तो हम कम से कम नहीं बांट रहे हैं। राशन की व्यवस्था करने के लिए तो करनी पड़ेगी सर, जब आप सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो फिर खाने के लिए ये तो बहुत जरूरी चीज है। सर देखिए, हमने जो सुविधाएं दी वो इसीलिए दी ताकि आदमी जो काम पे जाता है उसके ऊपर भार ना पड़े, उसके भार को कम करने के लिए, ताकि एक मध्यम वर्गीय या मध्यम यूनिट बिजली फ्री थी दिल्ली में लोग हैं जी। कितने यूनिट दिल्ली फ्री में थी बिजली, कितने यूनिट तक फ्री दे रहे थे आप? देखिए 200 यूनिट तक का था शुरू में, फिर 300 कर दिया, और ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए था। सर जरूरतमंद कैसे? जरूरतमंद आदमी 200 यूनिट महीने की खर्च करेगा सर? ये एक पैमाना है कि 200 यूनिट तक। सर मेरे घर पे एसी और फ्रिज वगैरह से मैं चलाता हूं तब 180 यूनिट आता है सर, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया 200 यूनिट? अगर आप 100 यूनिट तक करते तो थोड़ा कंसिडरेबल था कि हाँ एक आम आदमी पंखा और कूलर चलाता है कि 100 यूनिट तक हाँ कंज्यूम कर सकता है। सर देखिए, हाँ। सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो पूरी उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, पूरी एक टीम काम करती है और वो रिसर्च के आधार पे ही स्कीम बनाई जाती है कि कितने की जरूरत है। आज हमने 500 यूनिट का तो नहीं कहा, क्योंकि 500 यूनिट के अंदर तो जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं सर, जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो हमने अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए नहीं किया, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनको सरकार छोटी से छोटी चीज पे टैक्स लेके चूस रही है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, उनको रियायत दी। और एक बात मैं, और सुनील जी हमारी एक बात कर रहे थे कि भैया प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं गिना रहे थे, तो इसी बीच मुझे एक योजना याद आई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और एक सीएजी की रिपोर्ट उसके ऊपर आई थी, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर पे हुआ है, जिसका जो नंबर है 99999999 10/9। तो हमने देखा किस तरीके से इनकी योजनाएं आई थी और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उन पे एक ही उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। दूसरी चीज, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी महिला का कितना सम्मान करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर उन्हीं के करीबी एक महिला हुआ करती थी, शायद उनके साथ उन्होंने विवाह भी किया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया था। सर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, मैं ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा। इसके अलावा एक चीज मैं और कहूंगा
एक नेता थे साउथ के अंदर जिनका नाम था प्रज्वल रेवन्ना, उनके साथ भी प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान के लिए मैंने देखा स्टेज के ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये सब चलता रहता है, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, काम ये लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं और खुद को भगवान के बराबर में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, दिल्ली के अंदर लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दे रही है। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी में सिर्फ हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं था, इसके अलावा बहुत सी चीजें हमने दी है, जरूरत दी है। और दिल्ली वाले कोई मुफ्तखोर नहीं है जिस तरीके से फ्रीबीज वाले दिल्ली वालों को भाजपा वाले बोलते हैं। दिल्ली वाले बहुत मोटा टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को मात्र 375 करोड़ रुपए वापस करती है। ठीक है, 1% टैक्स भी पैसा वापस नहीं करती। उसके बावजूद दिल्ली सरकार बहुत एफिशिएंसी से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना भारी कोई कर्जा दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं है। ठीक, तो इनके राज्यों में आपको मैं एक चीज और आपको गिनाना चाहूंगा। 4 राज्यों का मैं आपको बता दूं, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां लंबे समय से भाजपा है। और चारों राज्यों के अंदर अगर मैं एक अप्रोक्स लूं तो जीडीपी के ऊपर तकरीबन 30% उनकी जो जीडीपी है उसके बराबर का भार उनके ऊपर है, कर्जा उन राज्यों के ऊपर है। तो इन्होंने तो कोई फ्रीबीज नहीं बांटी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी, कोई सुविधा नहीं दी, बावजूद उसके इतना कर्जा उन राज्यों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है, उस देश की सरकार भ्रष्ट होती है। और आज आप देख सकते हैं डॉलर किस तरीके से बढ़े जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है, वो उस चीज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वह देश को हिंदू मुसलमान में लड़ाने में व्यस्त है। ठीक है। अब अनुज जी, जिस तरह से देखा जाए जवाब तलब तो कर लिया है, नोटिस भेजा है तनुज जी, तो क्या अब कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरह से ये लोग तर्क रखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ दिन मामला ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद फिर कोई याचिका लगाता है, तब जाके फिर ये मामला उजागर में होता है। तो क्या कोई इस पर एक्शन भविष्य में हो सकता है? कुछ ऐसे आसार आपको दिखते हैं कि इन सब चीजों को लेकर? देखिए, 2022 में भी 2021 में भी इस तरीके की याचिकाएं खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से ही जो है दिल्ली सरकार की जो स्कीमें थी उसके ऊपर भी लगी हुई थी। और अभी भी देखिए जो नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, उसमें एक ही चीज का ध्यान रखने की जो मुख्य बात लिखी गई है वो ये है कि कोई भी फ्रीबीज की घोषणाएं, कोई भी ऐसे वादे अभी चुनाव के दौरान, क्योंकि देखिए नजदीक में ही 13 और 20 नवंबर 2 फेज में झारखंड में और 20 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही एक उस याचिका में ध्यान देते हुए इस तरीके के आदेश को, नोटिस को जारी किया है। और उनका मापदंड यही है क्योंकि घोषणाओं से वोटर्स प्रभावित होते हैं, सरकारें प्रभावित होती हैं। तो खास करके इलेक्शन टाइम पर, क्योंकि अभी इलेक्शन जैसे कि कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग चुका है झारखंड में, महाराष्ट्र में, और ऐसे में किसी भी रूप में कोई भी ऐसी पार्टियां कोई भी वादे या कोई भी कमिटमेंट जनता के साथ ना करे, यही बात ध्यान रखने योग्य रहेगी। दीपक जी, ठीक है। केशतानी मैडम, जिस तरह से बात यहाँ पर कुल मिला के ये आ रही थी कि आप ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जिनसे ले रहे हो उन्हें बदले में आप क्या दे रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब आप मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूली कर रहे हो। टैक्स वसूली की हद देखिए, एक बहुत अच्छी बानगी मुझे कल परसों ही देखने को मिली कि जब आप गाड़ी लेते हो रोड टैक्स तभी जमा करते हो, उसके बाद रोड टैक्स और टोल टैक्स तो आपको लगता ही लगता है। और न्यू मार्केट की अगर आप पार्किंग देखोगे ना, तो वो रोड पे ही पार्किंग में बस लाइनें खींच दी हैं, उस लाइन के इधर करोगे तो नो पार्किंग, उससे जाम लग जाएगा। और अगर इस लाइन के इस साइड करके आप 40 रुपए दे दोगे तो वो नो पार्किंग में नहीं आएगा, वो पार्किंग में आएगा। मतलब वहां जाम नहीं लगेगा, वो आप पार्किंग के नाम पे भी आप ठेका देकर नगर निगम म्युनिसिपालिटी लोगों से ठग रही है। अब रोड टैक्स वो पहले से दे चुका है, अब वो उस रोड टैक्स को फिर दोबारा से दे रहा है वसूली के चक्कर में। आप उसी रोड पे जिस पे हम टैक्स दे के आए हैं, जिस पे हम चलने के लिए आधी रोड आपने कब्जा के लोगों के लिए गैप बना दिए कि लाइन के इधर खड़ी कर लो तो आपको कोई टैक्स जाम नहीं लगेगा, आपकी क्रेन गाड़ी लेके नहीं जाएगी और 40 रुपए आप दे दो। मतलब कमाल की बात है। और कितनी जगह टैक्स लोगे आप, कहां कहां टैक्स लोगे एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके?
जी दीपक जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी। आपने कहा मिडिल क्लास, इवन गरीब लोग को भी देना पड़ता है। जब आप पार्किंग में पार्क करते हो या टोल टैक्स होता है, जिनकी भी गाड़ी जाती है तो उनको टोल टैक्स लगता है। तो और पेट्रोल जो है, जब इसका भाव इतना बढ़ गया है पेट्रोल डीजल, तो उसका रेट जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जब कम हुआ तब भी हमारे यहाँ कम नहीं किया। तो आप देखिए कि पेट्रोल आप गरीबों का एक तरह से पैसा डाल रहे हो अकाउंट में, दूसरी तरह से आप ले रहे हो उनका जो मतलब पेट्रोल डीजल बाकी जो जरूरतें होती हैं, टोल टैक्स ले लिया, ई पार्किंग, तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है और जो महंगाई है वो भी आप देखोगे कि दिन पे दिन बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो बोझ है वो आप दे तो रहे हो, लेकिन उसका बोझ डायरेक्ट जनता पे ही पड़ रहा है। तो क्योंकि आपके अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गई है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप देते हो जनता, वापस आप उनसे ले लेते हो तो उनको तो कोई फायदा मिलता नहीं है, और दूसरी तरह से हमारा अर्थव्यवस्था भी जो है वो चरमरा जाती है। तो ये जो फ्रीबीज है, इसको कहीं ना कहीं तो एक लगाम आप देखिए। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अभी झारखंड में वहां पे सरकार 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल रही थी। बीजेपी ने कहा हम सरकार में आएंगे, हम 2000 देंगे। वहां पे झारखंड सरकार ने उसको बदल के 2500 कर दिया। नीलामी सी चल रही, बोली हाँ, लग तो रही है। अब हो सकता है कि बीजेपी बोले हम 3000 देंगे। तो आप देखिए ये कहाँ लेके जा रही है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जा रही है। बिल्कुल हम गड्ढे में गिर रहे हैं। तो इसके लिए जो फ्रीबीज जो बोल रहे हैं, ये सुनने और कहने में तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है अकाउंट में जा रहा है, पर आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं उनके काम में नहीं आ रहा। जब आप अर्थव्यवस्था ठीक करोगे, जब आप लोगों को सक्षम करोगे, जब अपना इकोनॉमी डेवलप होगा, तभी मतलब उसका फायदा मिल सकता है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका सुनील जी, आपका, और केशवानी मैडम आपका, अनुज जी आपका, अपूर्व जी आपका, रवि जी आपका, जिस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक पुरानी कहावत है कि जंग मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन चुनाव से पहले अपनी सियासत चमकाने के लिए जनता पर मुफ्त की सौगातें लुटाना यहां तक जायज है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। और अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स भरने वाले लोग भी चाहते हैं कि अब इस मामले में एक रेखा खींची जानी चाहिए। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तकरीबन सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियों को सत्ता में आने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। और उन सभी के लिए चेतना का समय है कि जनता के लिए भी चेतना का यह समय है, क्योंकि इन फ्रीबीज या फिर प्रलोभन वाली योजनाओं का बोझ आखिर में टैक्स पेयर्स पर ही आता है और आर्थिक तरक्की के मुद्दे इस रेवड़ी कल्चर की भेंट चढ़ जाते हैं। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।